सितंबर 2025 में नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में जीएसटी की ग्रीवेंस कैटेगरी किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स द्वारा, जिन्होंने नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में जीएसटी से रिलेटेड ग्रीवेंस कैटेगरी को ऐड किया है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है, इन्होंने लॉन्च किया है जीएसटी ग्रीवियंस नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। इससे क्या होगा? जितनी भी कंज्यूमर कंप्लेंट्स हैं रिलेटेड टू रिवाइज्ड जीएसटी रेट्स, उनको एड्रेस किया जाएगा। कौन कौन से चैनल्स होंगे इसको एड्रेस करने के लिए? तो टोल फ्री नंबर दिया गया है 1915 का, इनग्राम पोर्टल है, व्हाट्सएप है, उमंग ऐप है, जिसके थ्रू एड्रेस की जा सकती है कंप्लेंट्स। ठीक है, अब जीएसटी रिफॉर्म्स कब से इफेक्टिव होंगे? तो 22 सितंबर 2025 से जो है जीएसटी रिफॉर्म्स इफेक्टिव होंगे, मतलब इंप्लीमेंटेशन में आ जाएंगे। कौन कौन से सेक्टर्स कवर होंगे? ऑटोमोबाइल्स है, बैंकिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ई कॉमर्स एक्सेट्रा। कितनी लैंग्वेजेस में सपोर्ट किया गया है इस कंज्यूमर हेल्पलाइन को? तो 17 इंडियन लैंग्वेजेस में सपोर्ट मिला है जीएसटी ग्रीवेंस नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन को। नेशनल थर्मल पावर कमीशन और सऊदी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के बीच जो एमओयू हुआ है, जो कोलैबोरेशन हुआ है, उसका एक स्पेशल फीचर क्या है? उसका स्पेशल फीचर ये है कि जॉइंट वेंचर को एस्टैब्लिश किया जाएगा, जिसके माध्यम से एनटीपीसी और सऊदी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो है पावर प्लांट सर्विसेज प्रोवाइड करा पाएंगी। कहां पे? मिडिल ईस्ट रीजन में। सऊदी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के साथ एनटीपीसी ने एमओयू साइन किया है, जिसके अंतर्गत पावर सेक्टर को प्रमोट किया जाएगा, मॉडर्नाइज किया जाएगा, टेक्निकल कोऑपरेशन किया जाएगा और ग्लोबल एनर्जी एक्सपेंशन में भी मदद मिलेगी। ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं एनटीपीसी के एमओयू जो साइन हुआ है सऊदी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के साथ। स्पेशल इनिशिएटिव हमने देखा, जॉइंट वेंचर को स्टैब्लिश किया जाएगा, जिसके अंतर्गत पावर प्लांट को सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएंगी। जो भी पावर प्लांट्स हैं मिडिल ईस्ट में, वो जो है सर्विसेज रिसीव कर पाएंगे अब इस जॉइंट कोलैबोरेशन की मदद से। पहली बार आयोजित की जा रही इंडिया और ग्रीस के बीच मारीटाइम एक्सरसाइज को कहां पे आयोजित किया जाएगा? तो हार्बर फेज जो है इंडिया ग्रीस मारीटाइम एक्सरसाइज का, ये सलामी नेवल बेस पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जो कि ग्रीस में है। और जो सी फेज है वो मेडिटेरेनियन सी में ऑर्गेनाइज किया जाएगा 13 सितंबर से 18 सितंबर 2025 के बीच में। इनॉग्रल बायलैटरल मारीटाइम एक्सरसाइज इंडिया और ग्रीस में आयोजित की गई 13 सितंबर से 18 सितंबर 2025 के बीच में। कहां पे की गई थी? लोकेशन देख लेते हैं। तो हार्बर फेज जो है वो सलामी नेवल बेस, जो कि ग्रीस में आता है, वहां पे कंडक्ट की गई थी। और सी फेज जो है वो मेडिटेरेनियन सी में कंडक्ट किया गया था। पार्टिसिपेटिंग वॉरशिप्स कौन सी थी इंडिया की तरफ से? तो इंडिया की तरफ से थी आईएनएस त्रिकंड। ठीक है, तो बस इंडिया का याद रखना है, ग्रीस का नहीं याद रखना है। सिग्निफिकेंस क्या है? ये बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करेगा। सितंबर 2025 में सिल्क डेवलपमेंट के लिए बेस्ट स्टेट अवार्ड से सम्मानित किसको किया गया है? तो बेस्ट स्टेट अवार्ड गया है आंध्र प्रदेश को सिल्क डेवलपमेंट के लिए सितंबर 2025 में। सेंट्रल सिल्क बोर्ड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंदर आते हैं, इन्होंने बेस्ट स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया है आंध्र प्रदेश को सिल्क डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, ये कहां पे हुआ था? ये 76th सीएसबी मतलब सेंट्रल सिल्क बोर्ड फाउंडेशन डे पे ये एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसका प्रोग्राम था, जिसका नाम था मेरा रेशम मेरा अभिमान। इसमें जो है सिल्क डेवलपमेंट के लिए बेस्ट स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया है आंध्र प्रदेश को। और ये प्रोग्राम कहां पे आयोजित किया गया था? बेंगलुरु कर्नाटका में ये आयोजित किया गया था। सितंबर 2025 में कौन पहली इंडियन ओरिजिन की विमेन बनी है जो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के फाइनेंस इनिशिएटिव प्रिंसिपल्स फॉर सस्टेनेबल इंश्योरेंस बोर्ड की चेयर अपॉइंट हुई है? ठीक है, चेयर के पद पे कौन एक इंडियन ओरिजिन की विमेन को स्थान मिला है? तो ये हैं अमिता चौधरी जी, जो कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम फाइनेंस इनिशिएटिव के प्रिंसिपल्स फॉर सस्टेनेबल इंश्योरेंस बोर्ड की चेयर के पद पे अपॉइंट की गई हैं। यूनाइटेड नेशंस ने अपॉइंट किया है अमिता चौधरी जी को एज चेयर ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम फाइनेंस इनिशिएटिव प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल इंश्योरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, आपको ध्यान में रखना है। ये पहली विमेन होंगी ऑफ इंडियन ओरिजिन टू लीड ग्लोबल सस्टेनेबल इंश्योरेंस बोर्ड। प्रीवियस रोल की बात करें तो ये जनवरी 2024 से बोर्ड मेंबर के पद पे भी काम किया है इन्होंने, और वाइस चेयर रही हैं पीएसआई की, जिसकी अब ये चेयर के रूप में इनको नियुक्ति मिली है। पीएसआई की बात करें, प्रिंसिपल फॉर सस्टेनेबल इंश्योरेंस की, तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 2012 में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम फाइनेंस इनिशिएटिव के अंदर। 2025 के F1 अजरबैजान ग्रैंड प्री में विजेता कौन रहे हैं? तो मैक्स वर्स्टेपन रहे हैं, जो कि रेड बुल के लिए रेस करते हैं। इन्होंने जीता है अजरबैजान ग्रैंड प्री। सेकंड रैंक पर रहे हैं जॉर्ज रसल, जो कि मर्सिडीज के लिए रेस करते हैं और यूनाइटेड किंगडम के खिलाड़ी हैं। और थर्ड रैंक पर रहे हैं कार्ल सेंस, जो कि मर्सिडीज के लिए रेस करते हैं और स्पेन के खिलाड़ी हैं।
इंटरनेशनल रेड पांडा डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो सितंबर के हर तीसरे सैटरडे में ये इंटरनेशनल रेड पांडा डे ऑब्जर्व किया जाता है और इस बार ये हुआ है 20 सितंबर को, 20 सितंबर को ऑब्जर्व किया गया है इंटरनेशनल रेड पांडा डे। इंटरनेशनल रेड पांडा डे को ऑब्जर्व किया जाता है थर्ड सैटरडे ऑफ सितंबर को, जो इस बार आया था 20 सितंबर को। तो 20 सितंबर को इंटरनेशनल रेड पांडा डे ऑब्जर्व किया गया है। पहली बार इसको ऑब्जर्व किया गया था 18 सितंबर 2010 में। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो रेड पांडा जो है एंडेंजर्ड है IUCN रेड लिस्ट में, स्टेट एनिमल है सिक्किम का, और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में प्रोटेक्ट किया जाता है रेड पांडा। अल्जाइमर्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है और इस बार की थीम क्या है? तो वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है 21 सितंबर को और इस बार की थीम है आस्क अबाउट डिमेंशिया, आस्क अबाउट अल्जाइमर। तो ये थीम है और 21 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड अल्जाइमर डे। पटना वाटर मेट्रो सर्विस का रूट क्या है और उसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है? तो दीघा घाट से कंगन घाट तक पटना वाटर मेट्रो सर्विस शुरू की जाएगी और टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो होगी वो 908 करोड़ रुपए होगी। तो पटना में शुरू किया गया है वाटर मेट्रो सर्विस दीघा घाट से कंगन घाट के बीच में पटना में। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कब ऑब्जर्व किया गया है 2025 में और थीम क्या थी? तो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस ऑब्जर्व किया गया है 21 सितंबर को और इस बार थीम थी एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस ऑब्जर्व किया गया था 21 सितंबर को और इस बार थीम थी, हमने देखा, एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। इसका सिंबल होता है डव कैरिंग एन ओलिव ब्रांच। ठीक है, तो सिंबल भी हल्का सा याद रखिएगा। पहली बार इसको ऑब्जर्व किया गया था 1982 में। इंडिया की तरफ से पहली बार इनलाइन स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियन कौन बने हैं? तो आनंद वेलु कुमार जी हैं, जिन्होंने गोल्ड जीता है सीनियर मैन 1000 मीटर की स्प्रिंट में। तो ये विनर रहे हैं इनलाइन स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियन के। ये भारत की तरफ से आते हैं आनंद वेलु कुमार जी, जिन्होंने गोल्ड जीता है 1000 मीटर स्प्रिंट में सीनियर मैन की कैटेगरी में। 73rd इनलाइन स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप आयोजित की गई थी 13 सितंबर से 21 सितंबर 2025 के बीच में। कहां पे? चाइना में, जहां पे 40 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था। मेडल टैली की बात करें तो फर्स्ट रैंक पे थी कोलंबिया, टोटल 44 मेडल्स जिन्होंने हासिल किए थे। सेकंड पे थी इटली 18 मेडल्स के साथ, और थर्ड पे थी चिली जो कि 6 मेडल्स जीती थी इन टोटल। तो ये हो गई मेडल टैली की बात। अब आते हैं इंडियन अचीवमेंट पे। तो इंडिया की तरफ से हमने देखा आनंद वेलु कुमार जी ने गोल्ड जीता है सीनियर मेंस 1000 मीटर की कैटेगरी में और 42 किलोमीटर मैराथन की कैटेगरी में। तो ये दो कैटेगरी में गोल्ड जीता गया है और ब्रोंज जीता है आनंद वेलु कुमार जी ने 500 मीटर स्प्रिंट में। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट अवार्ड पे, नेक्स्ट गोल्ड पे। तो कृष शर्मा जी द्वारा जीता गया है गोल्ड जूनियर 1000 मीटर स्प्रिंट में। ठीक है, तो आनंद वेलु कुमार जी ने सीनियर मेंस कैटेगरी में जीता है, कृष शर्मा जी ने जो है जूनियर कैटेगरी में ये स्प्रिंट जीता है 1000 मीटर का। अनीश राज की बात करें तो इन्होंने ब्रोंज जीता है जूनियर 1 लैप रोड स्प्रिंट में। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट मेडल्स हैं इंडिया की तरफ से, आपको याद रखना है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये इंडिया का बेस्ट एवर परफॉर्मेंस है किसी भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में, जहां पे पहली बार गोल्ड आया है सीनियर और जूनियर कैटेगरी में। ठीक है, हमने देखा आनंद वेलु कुमार जी गोल्ड जीते हैं सीनियर कैटेगरी में और कृष शर्मा जी गोल्ड जीते हैं जूनियर 1000 मीटर कैटेगरी में। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में किस कंट्री ने टॉप किया है? तो ये कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिन्होंने 26 मेडल के साथ टॉप किया है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में। इसमें इन्होंने 16 गोल्ड जीते हैं, 5 सिल्वर जीते हैं और 5 ब्रोंज जीते हैं। 20th वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 आयोजित की गई थी जापान में 13 सितंबर से 21 सितंबर 2025 के बीच में। मेडल टैली की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे थी यूएसए, हमने देखा 26 मेडल्स के साथ। सेकंड पे थी कीनिया 11 मेडल्स के साथ। थर्ड रैंक पे थी कनाडा 5 मेडल्स के साथ। रिकॉर्ड्स की बात करें तो यहाँ पे मोंडो ड्यूप्लांटी ने रिकॉर्ड बनाया है मेंस पोलो वॉल्ट में 6.30 मीटर का। फिर मेलिसा जेफरसन वुडन ने रिकॉर्ड बनाया 100 मीटर में 10.61 सेकंड्स में कंप्लीट करके। और फिर 400 मीटर में सिडनी मैकलॉन लेवरॉन ने रिकॉर्ड बनाया है 47.78 सेकंड्स में कंप्लीट करके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स से रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स रहे हैं 20th वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के, जिसको आयोजित किया गया था जापान में।
वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इंडिया ने एक भी प्रॉपर मेडल नहीं जीता है, ना गोल्ड, ना सिल्वर, ना ब्रोंज। जैवलिन के लिए बात करें तो सचिन यादव जी 4th रैंक पे रहे थे और नीरज चोपड़ा जी रहे थे 8th रैंक पे। सचिन यादव जी ने जो जैवलिन थ्रो किया था वो उसका डिस्टेंस था 86.27 मीटर का, ठीक है। तो यही सबसे प्रोमिनेंट फेस रहे हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के। हाई जंप में सर्वेश अनिल कुसारे जी 6th रैंक पे रहे हैं और गुलवीर सिंह जी ने 5000 मीटर का मार्क जो है मिस किया है फाइनल बाय 0.019 सेकेंड्स, ठीक है। तो एक भी मेडल नहीं जीता गया है इंडिया द्वारा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। नेक्स्ट एडिशन जो है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजित किया जाएगा बीजिंग, चाइना में। दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित होने वाले मोहन लाल जी कौन से नंबर के व्यक्ति होंगे या कौन से नंबर के रेसिपिएंट होंगे? तो ये 55th रेसिपिएंट होंगे जिनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और ये दूसरे नंबर के व्यक्ति होंगे मलयालम फिल्म पर्सनैलिटी से जिनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इससे पहले अदुर गोपाला कृष्णन जी को सम्मानित किया जा चुका है दादा साहेब फाल्के अवार्ड से। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है मोहनलाल विश्वनाथन नायर जी को। ये 55वें व्यक्ति होंगे, 55th रेसिपिएंट होंगे दादा साहेब फाल्के अवार्ड के। इससे पहले 2004 में अदूर गोपाला कृष्णन जी को मलयालम फिल्म फ्रेटर्निटी की तरफ से दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 54th रेसिपिएंट कौन थे, मतलब पिछले साल के 2022 में? तो मिथुन चक्रवर्ती जी थे 54th रेसिपिएंट। और 55th कौन बने हैं? 55th बने हैं मोहनलाल नायर जी, ठीक है। सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन थे? तो मिथुन चक्रवर्ती थे, शंकर महादेवन जी थे और आशुतोष गोवारिकर जी थे। इसको आयोजित किया गया था 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स न्यू दिल्ली में। दादा साहेब फाल्के अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था 1969 में। और पहली रेसिपिएंट थी दादा साहेब फाल्के अवार्ड की देविका रानी जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद रखना है। मेक इन इंडिया स्कीम के 10 वर्ष कंप्लीट होने पे कौन से दो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं? तो लॉन्च किया गया है लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक 2.0 और इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम 3.0। तो ये दो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव हैं जो कि मेक इन इंडिया की 10th एनिवर्सरी पे लॉन्च किए गए हैं। मेक इन इंडिया की 10th एनिवर्सरी पे वैसे तो 6 इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं, अभी हम लोग देखेंगे। और 100 रुपीज का कमोमोरेटिव कॉइन भी जारी किया गया है। याद रखना है 100 रुपीज का इंडिया का पहला कलर्ड कमोमोरेटिव कॉइन जारी किया गया है मेक इन इंडिया के 10 वर्ष कंप्लीट होने में। मेक इन इंडिया की पहले बात कर लेते हैं। मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई थी 2014 में इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए। मेक इन इंडिया 2.0 में 27 सेक्टर्स को इंक्लूड किया गया है फॉर इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन। अब की इनिशिएटिव की बात कर लेते हैं जो कि जारी किया गया है। तो लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक 2.0 है, इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम 3.0 है, लीड्स 2025 है, गाइडबुक ऑन HSN कोड मैपिंग है, इंटीग्रेटेड स्टेट एंड सिटी लॉजिस्टिक्स प्लान है जिसको स्माइल बोला गया है, और फ्रेमवर्क टू एस्टिमेट इंडियाज लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है। तो इसमें से दो ही इंपॉर्टेंट है, लॉजिस्टिक डेटा बैंक और इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम 3.0।